हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं, अगर आप सभी 2025 में फाइनल बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का सब्जेक्ट भी हिंदी है, तो मेरा यकीन मानिए आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। कैसे मजेदार होने वाला है बताऊं? क्योंकि आज के वीडियो में हम सभी हिंदी का ऐसे 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के परीक्षा में हर एक बार किसी ना किसी बहाने पूछ ही लेता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब से बिहार बोर्ड का परीक्षा चालू हुआ है 12th वालों का, तब से ये सारे प्रश्न हर एक बार पूछे जाते हैं हिंदी से। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक लाना चाहते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपनी मम्मी और पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने अगल बगल के दुश्मनों को कुछ बतलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत यानी अच्छे से आप सभी को पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पर ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उनसे पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। प्यारे बच्चों देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी मुझको एक बात बताओ, आप सभी को क्वेश्चन यानी कि प्रश्न साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो में बता दो, आप सभी को क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। देखना क्वेश्चन है सबसे पहला, पलटन का विदूषक कौन था, ठीक है। क्वेश्चन है पलटन का विदूषक कौन था। लाना सिंह था, वजीरा सिंह था, किरत सिंह या फिर सुखदेव सिंह, ठीक है। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है वजीरा सिंह, ठीक है। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। याद हो आप सभी को, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, ध्यान से देखो, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करो, जी जान लगा दो पढ़ाई करने में, ठीक है। देखना क्वेश्चन है 2 नंबर में, माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है। रोज शीर्षक पाठ की, या फिर तिरिच, या फिर सिपाही की मां, या फिर जूठन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। एक बात आप सभी और जान लो, अगर आप सभी को कोई भी टीचर या फिर स्कूल के टीचर या फिर कोचिंग के टीचर, ठीक है, अगर आप सभी को कुछ बोल रहे हैं या फिर कुछ समझा रहे हैं, पहले उनकी बातों को समझा करो, ठीक है। उसके बाद ही आप सभी अपना रिप्लाई करना, ठीक है। समझ गए आप सभी मेरी बात। क्वेश्चन 2 नंबर में, माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है। पात्रा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? जूठन, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सबका राइट आंसर है, ठीक है। माया जूठन शीर्षक पाठ की पात्रा है, ठीक है। 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 3 नंबर में, मुक्तिबोध ने, ठीक है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? आप सभी को मालूम है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन मागा मुक्तिबोध, ठीक है। आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, ठीक है। या फिर 2 क्वेश्चन पूछ सकता है आप सभी को, ठीक है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, एक आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन में, ये दोनों क्वेश्चन में आप सभी को कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। क्वेश्चन है 3 नंबर में, मुक्तिबोध ने, गजानन मागा मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था? अंग्रेजी, या फिर हिंदी, या फिर संस्कृत विषय, या फिर इतिहास विषय, ठीक है। मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था? आप सभी को मालूम है मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है हिंदी विषय से, ठीक है। 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिंदी हो जाएगा, ठीक है। मुक्तिबोध ने यानी कि गजानन मागा मुक्तिबोध ने एमए, ठीक है, एमए हिंदी विषय से किया था, ठीक है। समझ गए आपसे मेरी बात। अब बढ़ते हैं हम सभी 4 नंबर की क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मेरा तबियत थोड़ा सा खराब है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप सभी को आवाज भारी लग रहा होगा। अब देखना क्वेश्चन है 4 नंबर में, रघुवीर साय का जन्म स्थल कहां पर है, ठीक है। जन्म स्थल कहां पर है? क्वेश्चन है 4 नंबर में, रघुवीर साय का जन्म स्थल कहां पर है? दुर्ग छत्तीसगढ़, या फिर लमही वाराणसी, या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। आप सभी को मालूम है, अगर आप सभी को मालूम है तो क्या करना, आप सभी को कमेंट में लिख देना है रघुवीर साय का जन्म स्थल कहां पर है, या फिर आप सभी ए और बी के माध्यम से भी बता सकते हो, आपको आप सभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखना क्वेश्चन है 4 नंबर में, रघुवीर साय का जन्म स्थल कहां पर है? जल्दी जल्दी बताओ आप सभी कमेंट बॉक्स में, 4 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो यानी कि लखनऊ उत्तर प्रदेश, सबका राइट आंसर है, ठीक है। रघुवीर साय का जन्म स्थल कहां पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। याद हो आप सभी को, रघुवीर साय का जन्म स्थल लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछेगा, ठीक है। हूबहू इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। इनसे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। समझ गए आपसे मेरी बात। अब देखना क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करियो, ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करियो। सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। मैंने इस बात को शुरू में ही बता दिया था टाइटल में, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 5 नंबर में, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थल कहां पर है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहां पर है? आप सभी को मालूम है साहित्य मनीषी, या फिर राजनांदगांव छत्तीसगढ़, या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश, या फिर देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। जितने बच्चे को मालूम है क्या करना, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन है 5 नंबर में, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहां पर है, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव छत्तीसगढ़। ठीक है, याद हो आप सभी को 5 का इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव छत्तीसगढ़। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, देखो आप सभी को पूरे यूट्यूब पर इस तरह से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आप सब मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है, आपसे मुझे सपोर्ट क्या करो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन 6 नंबर में अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला 6 नंबर में, क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी। ठीक है, जैसे आप सभी अपने घर की सेवा करते हो, काम करके पैसा कमा करके, ठीक उसी प्रकार बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में। ठीक है, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 7 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, आप सभी क्वेश्चन को अपने अपने कॉपी में नोट भी करते जाइए। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 7 नंबर में सिपाही की मां शीर्षक के अंक किस संकलन का अंग है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला पहले क्वेश्चन को समझा करो। ठीक है, अगर आप सभी कोई भी टीचर बताते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, चाहे कुछ बता रहे हैं, ठीक है, पहले उनकी बातों को समझा करो। समझ गए आप सभी मेरी बात। देखना क्वेश्चन है 7 नंबर में सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, या फिर नए बादल, या फिर आधे अधूरे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आप सभी को मालूम है, देखो मेरा तबियत थोड़ा सा खराब है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा तोतला जाता हूं बोलते बोलते। ठीक है, आप सभी को मेरी आवाज से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आप सभी मेरी आवाज को छोड़ो, पहले क्वेश्चन को आप सभी समझो। ठीक है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। ठीक है, आप सभी के पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 7 नंबर में सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी हो जाएगा। ठीक है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, आप सभी को मालूम है सिपाही की मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, यानी कि राइटर कौन है, आप सभी को पूछ सकता है। जल्दी जल्दी बताओ आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख करके सिपाही की मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, वैसे 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन 8 नंबर में निबंध लेखन की दृष्टि से भारतीय हिंदू युग कैसा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो, अपने अपने दिमाग में नोट करो, पहले क्वेश्चन को समझा करो। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद ही आप सभी को क्वेश्चन याद हो सकता है। ठीक है, सीक्रेट बात है, कोई नहीं बताता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझा करो। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर में निबंध लेखन की दृष्टि से भारतीय हिंदू युग कैसा था। आप सभी को मालूम होगा निबंध लेखन की दृष्टि से भारतीय हिंदू युग कैसा था, उबर था, अनुपयोगी, प्रगतिशील, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ निबंध लेखन की दृष्टि से भारतीय हिंदू युग कैसा था। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, आप सभी लिख के बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उबर हो जाएगा। ठीक है, 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उबर हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे उबर, सबका राइट आंसर है। ठीक है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतीय हिंदू युग उबर था। ठीक है, याद हो गया आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में, क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया ना, आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट से यही सब प्रश्न पूछेगा। ठीक है, इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, बस उल्टा पुल्टा देगा क्वेश्चन को, ई क्वेश्चन को 2 नंबर में कर देगा, 2 नंबर के क्वेश्चन को 4 नंबर में कर देगा। ठीक है, समझ गया आप सभी मेरी बात। देखना क्वेश्चन था 9 नंबर में बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था, सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, या फिर सविता देवी। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। ठीक है, 9 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पार्वती देवी। ठीक है, सबको मालूम होगा बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम पार्वती देवी। ठीक है, आप सभी ये बताओ बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम है। ठीक है, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बालकृष्ण भट्ट की पिताजी का क्या नाम है। मैंने आप सभी को बताया है बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम पार्वती देवी, आप सभी को यह बताना है बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का क्या नाम है। बुर्बक बताओ जल्दी जल्दी, जान लो, जितने बच्चे को मालूम नहीं है जान लो, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। याद हो आप सभी को, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 10 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 10 नंबर में हार जीत किस प्रकार की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन है हार जीत किस प्रकार की रचना है, गद्य कविता, व्यंग्य कविता, या फिर शौक गीत, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया ना, मेरा तबियत थोड़ा सा खराब है, इसलिए मेरा आवाज थोड़ा सा डाउन लग रहा होगा। ठीक है, डाउन मतलब भारी लग रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 10 नंबर में हार जीत किस प्रकार की रचना है। ठीक है, 10 का परफेक्ट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो गद्य कविता, सबका राइट आंसर है। ठीक है, हार जीत किस प्रकार की रचना है, हार जीत गद्य कविता है। ठीक है, याद हो गया आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन क्या है 11 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन है 11 नंबर में अधिनायक कैसी कविता है। ठीक है, सारी क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है, बस क्वेश्चन पढ़ाते जाएगा, स्क्रॉल करते जाएगा, क्वेश्चन पढ़ाते जाएगा, स्क्रॉल करते जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा काम है आप सभी को समझाना कौन क्वेश्चन कब पूछता है और कौन क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, आप सभी को जहां पढ़ाई करने का मन है पढ़ाई करिए, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन है 11 नंबर में अधिनायक कैसी कविता है, गद्य कविता है, व्यंग्य कविता, या फिर शौक गीत, या फिर पद्य कविता। कितने बच्चे को मालूम है अधिनायक कैसी कविता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बच्चे क्या
गलती करेंगे, यहाँ पर पद कविता लगा देंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा मालूम है आप सभी को? इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यंग्य कविता, ठीक है। अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक व्यंग्य कविता है, ठीक है। यहाँ पर कितने बच्चे गलती करते हैं, पद कविता में मार देते हैं, ठीक है। बिल्कुल गलत बात है, अधिनायक व्यंग्य कविता है, ठीक है। अब देखना 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। हम सभी आज के वीडियो में अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अपने भाई की तरह पढ़ाई करेंगे, ठीक है। समझो मैं आप सभी का दोस्त हूं, ना कि टीचर, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी मुझको अपना दोस्त समझो, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है। फिलहाल हमको आप सभी दोस्त समझो, अपना दोस्त भाई समझो, ठीक है, ताकि आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो सके, ठीक है। अगर टीचर समझोगे तो आप सभी को डर लगेगा, ठीक है। आगे आपकी मर्जी। क्वेश्चन है 12 नंबर में, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? आप सभी को मालूम है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? मालूम है तो जल्दी कमेंट में बताओ अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन दिखाता हूं। सबसे पहला ऑप्शन है आदिकाल के, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल के, तीसरा ऑप्शन है आधुनिक काल के। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भक्त आधुनिक काल के हो जाएंगे, ठीक है। अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि है। आप सभी को याद हुआ? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल हो जाएगा, ठीक है। जितने बच्चे को याद नहीं हुआ वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन है 13 नंबर में, देखना तुलसीदास का अस्थायी निवास तुलसीदास का अस्थायी निवास कहां था, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है तुलसीदास का अस्थायी निवास कहां पर था? आप सभी को मालूम है तुलसीदास का अस्थायी निवास कहां पर था? अस्थायी निवास मतलब क्या होता है? कितने बच्चे यहां पर सस्पिशन हो जाते हैं, अस्थायी निवास का मतलब क्या होता है? अस्थायी निवास का मतलब वो हुआ जहां पर आप सभी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप सभी का जन्म, जैसे मेरा जन्म माथवा अररिया के एक माथवा गांव में हुआ है, ठीक है। मेरा जन्म अररिया जिला के एक माथवा गांव में हुआ है, ग्राम में हुआ है। उसी समय वहीं पर बैठ के मैं इंटर पास किया, 10th पास किया, BA पास किया, अभी बीएड में मेरा पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। आप सभी को पता चल गया होगा। जैसे आप सभी का जन्म कहां पर हुआ है, वहां पर आप सभी पढ़ाई कर रहे हो, वहां से आप सभी का शादी विवाह होगा, वही हो गया अस्थायी निवास, ठीक है। तुलसीदास का अस्थायी निवास कहां पर था? पाटलिपुत्र, काशी, वाराणसी या फिर पंजाब, ठीक है। तुलसीदास का अस्थायी निवास कहां पर था? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काशी में, ठीक है। तुलसीदास का अस्थायी निवास काशी में था, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 14 नंबर में। क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, ठीक है। सारे क्वेश्चन BBI क्वेश्चन है, मैं इस बात को लगा के 14 बार बोल चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन है 14 नंबर में, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? मालूम है 1937 को या फिर 1950 को या फिर 1999 को या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जितने बच्चे को मालूम है कमेंट बॉक्स में लिख दो जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1937 ईस्वी को, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था 1937 ईस्वी में, ठीक है। एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछता है, ठीक है। 2009 से लेकर के आप सभी को जितने बच्चे क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, आप सभी 12th क्लास के हिंदी का उल्टा के देखना, ठीक है। 2009 से लेकर के आप सभी का एग्जाम 2009 से स्टार्ट हुआ है, 2009 से लेकर के 2024 तक में ये सारे प्रश्न कितने बार पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन में उल्टा कर देख लेना, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 1937 ईस्वी को निधन हुआ था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 15 नंबर में। क्वेश्चन है अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? क्वेश्चन बोल रहा है अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? भारत के या फिर रूस के या फिर जर्मनी के या फिर नेपाल के? कितने बच्चे को मालूम है अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चे बता रहे हो रूस का, सबका राइट आंसर है, ठीक है। अंतोन चेखव रूस के रहने वाले थे, सबको मालूम होगा। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? अंतोन चेखव रूस के रहने वाले थे, ठीक है। याद हो गया आप सभी को। अब देखना 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है। आप सभी अपने अपने कॉपी में नोट कर रहे हो या फिर वीडियो का नोट्स पाना चाहते हो? आप सब मुझे कमेंट में लिख दो, या आप सभी वीडियो का नोट्स पाना चाहते हो या फिर वीडियो का, या फिर आप सभी कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है। वीडियो का नोट्स पाना चाहते हो तो मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आप सभी वीडियो का नोट्स कहां पर पा सकते हो, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। आप सभी को इस चैनल पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। नोट्स पाने के लिए आप सभी को कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आप सभी को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 16 नंबर में, कल आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए? यानी कि कल कितना तारीख है? आज 20 तारीख है शायद, हाँ आज 20 तारीख है। कल 21/7/2024, ठीक है। कल आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। क्वेश्चन है 16 नंबर में, मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था? ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1924 या फिर 8 जनवरी 1925 या फिर 6 अगस्त 1952 या फिर 6 अगस्त 1954? कितने बच्चे को मालूम है मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका गलत आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी ए बी बता रहे हो 8 जनवरी 1925 सबका राइट आंसर है, ठीक है। मोहन डाकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। याद हो गया आप सभी को। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 जनवरी 1925, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है 17 नंबर में, ठीक है। आप सभी पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। पहले क्वेश्चन को क्या बोल रहे हो, नहीं तो कितने बच्चे क्या करते हैं, अरे हमारा क्वेश्चन का आंसर मालूम है, हमारा क्वेश्चन का आंसर मालूम है, फट दौड़ा गलत आंसर में टिक मार देते हो, ठीक है। बुर्बकी वाले बात कर देते हो आप सभी, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, मेरा यही डायलॉग है, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है लाला सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ठीक है, सारे BBI क्वेश्चन है। लाला सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड की ओर से, ठीक है।
ऑप्शन नंबर राइट आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लाना सिंह इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। ठीक है, याद हो गया आप सभी को। अब देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो, मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, देखना क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? 1920 को, 1925 को, या फिर 1915 को, या फिर 1919 को। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? आप सभी को मालूम है 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915 को। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, और किसने लिखा था आप सभी को यह बताना है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किसने लिखा था? ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किसने लिखा था? आप सभी कमेंट बॉक्स में बता दो। मैंने आप सभी को बताया है उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? 1915 ईस्वी को लिखी गई थी। ठीक है, अब देखा 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप सभी 2 सेकंड वेट कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूं। हाँ, तो हम सभी कहाँ थे? हम सभी 19 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, क्योंकि आप सभी को इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम होगा। ठीक है, बातचीत के जरिए यह सबसे पहला चैप्टर, ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिनके राइटर है बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का क्या नाम है? क्या नाम है? मैंने आप सभी को बताया है, पार्वती देवी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? क्या हो जाएगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, मवाद या धुआं, मवाद या धुआं, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मवाद या धुआं हो जाएगा। ठीक है, बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद या फिर धुआं बाहर निकल जाता है। ठीक है, याद हो गया आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में, मोहन डाकेश के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, मोहन डाकेश के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखो आप सभी दूसरे का भलाई नहीं सोचते हो। ठीक है, सबसे बड़ा बुर्बक ये हुआ, आप सभी दूसरों का भलाई नहीं सकते हो। ठीक है, सोचते हैं कि आप सभी अगर ये वीडियोस को हम शेयर कर देंगे वो हमसे ज्यादा मार्क्स ले लेगा। ठीक है, ये आप सभी की सबसे बड़ी बुर्बकी है। ठीक है, अगर आप सभी दूसरों को शेयर करोगे तो आप सभी दूसरे का भलाई किए। ठीक है, आप सभी दूसरे का भलाई किए, आप सभी को पता है। ठीक है, अगर आप सभी को मालूम है ये क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, उसके बाद ही आप सभी पढ़ाई कर रहे हो ना। अगर आप सभी दूसरे पास शेयर करोगे तो उसको भी पता चलेगा ये सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, उसके बाद ही वो आप सभी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन है 20 नंबर में, दूसरे का भलाई करो, ऊपर वाला आप सबका खुद भलाई कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन है 20 नंबर में, मोहन डाकेश के बचपन का क्या नाम था? सत्तू, या फिर मदन मोहन गुगलानी, या फिर आर्यभट्ट, या फिर पांडव। ठीक है, मोहन डाकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन डाकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन गुगलानी हो जाएगा। ठीक है, मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 21 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? भक्ति काल के, भारतेंदु युग के, या फिर रेती काल के, या फिर द्विवेदी युग के। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो भारतेंदु युग के, सबका राइट आंसर है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 22 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन है 22 नंबर में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियां है? ठीक है, आपसी को यह प्रश्न 2 तरीका से पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहला तरीका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां है। दूसरा तरीका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियां। ठीक है, यहाँ पर कुल लग जाएगा, गर्सु को कुल लग जाएगा। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियां है? 3, 4, 6 या फिर 9। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो 3, सबका राइट आंसर है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल 3 कहानियां हैं। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना, एक मिनट, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? ठीक है, नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आप सभी को यह बताना है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है इनमें से। ठीक है, निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? इसी तरह से प्रश्न पूछ सकता है आप सभी को फाइनल एग्जाम में। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लिया आप सभी। क्वेश्चन क्या था? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सा है? ठीक है, तो देखते हैं हम सभी जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सा है। ठीक है, तुमुल कुलाल कला में यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, आप सभी को याद हुआ तुमुल कुलाल कला में किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, याद कर लिया आप सभी। अब देखना क्वेश्चन क्या 24 नंबर में। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, समझो आप सभी का टेस्ट चल रहा है। ठीक है, समझो आप सभी का टेस्ट चल रहा है। ठीक है, कितने बच्चे का कितना सही हुआ है आप समझो। अंतिम में वीडियो का लास्ट में ये बता देना, सर हम सभी का 50 में इतना सही हुआ। ठीक है, हमारा 50 में इतना सही हुआ, हमारा 50 में इतना सही हुआ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे का कितना सही होता है। ठीक है, अभी तक आप सभी कितने पानी में और कितने दूर में हो। ठीक है, क्वेश्चन है 24 नंबर में, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? ठीक है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? ठीक है, सब बच्चों को मालूम होगा जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। ठीक है, बातचीत, उसने कहा था, पुत्र वियोग, या फिर संपूर्ण क्रांति। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन समझो, जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, याद होगा आप सभी को, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 25 नंबर में, परिगीत और समाज के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है परिगीत और समाज के लेखक कौन है? ठीक है, या फिर आप को यह क्वेश्चन 2 तरीका से पूछ सकता है, परिगीत और समाज शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, या फिर परिगीत और समाज के लेखक कौन है? ठीक है, बस आप सभी को याद करना है। ठीक है, याद करना है, रटना नहीं है, याद करना है। ठीक है, वैसे आप सभी का एग्जाम आते हैं, मैं आप सभी को रटा दूंगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को रटा दूंगा जिसमें आप सभी का
पूरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो वीडियो को देख लेना। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट कराता हूं जो क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट है इस चैनल पर जाना, वहां पर आप सभी को प्ले लिस्ट मिलेगा, प्ले लिस्ट में जाकर के जिनका जो सब्जेक्ट है वीडियो जाकर के देख लेना। ठीक है, समझ गए आप सभी। क्वेश्चन 25 नंबर में परिगीत और समाज के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी या फिर में से कोई भी नहीं। ठीक है, कितने बच्चों को मालूम है परिगीत और समाज के लेखक कौन है? ठीक है, परिगीत और समाज के लेखक कौन है? 25 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी नामवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, परिगीत और समाज के लेखक कौन है? परिगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह। ठीक है, अब देखना 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करना। क्वेश्चन है 26 नंबर में नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? ठीक है, क्वेश्चन है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? अर्धनारीश्वर, बातचीत, परिगीत और समाज या फिर ओसना नेरा। ठीक है, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा परिगीत और समाज। ठीक है, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध है परिगीत और समाज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध है परिगीत और समाज हो जाएगा। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, आपसे पूरे यूट्यूब पे इस तरह से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आप देखना 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? ठीक है, उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है? शिक्षा, त्रिच, ओसतानीरा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, कितने बच्चे को मालूम है 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन आप सभी समझे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है? ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा त्रिच। ठीक है, त्रिच शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? त्रिच शीर्षक पाठ के लेखक है उदय प्रकाश। ठीक है, त्रिच क्या है? आप सभी को मालूम है त्रिच क्या है? वही सबसे बड़ा सांप। ठीक है, जिसे सांप के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगर किसी कोई व्यक्ति त्रिच से आंख में आंख मिला लेता है तब तक त्रिच उसका पीछा नहीं छोड़ता, तब तक उसको मार नहीं देता। ठीक है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ लेना। क्वेश्चन 27 नंबर में उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है? त्रिच है। ठीक है, देखो थोड़ा तबियत खराब है मेरा, इससे थोड़ा सा आवाज फूल रहा है। ठीक है, अब देखा क्वेश्चन 28 नंबर में नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1925 को, 1926 को, 1927 को या फिर 1929 को। ठीक है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1929 को। ठीक है, नामवर सिंह का जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में। याद हो आप सभी को, नामवर सिंह का जन्म हुआ था, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 1927 होगा। ठीक है, नामवर सिंह का जन्म हुआ था 1927 ईस्वी को। ठीक है, थोड़ा सा बाय मिस्टेक। ठीक है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 29 नंबर में बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? वजीरा सिंह, राणा सिंह, हजारा सिंह या फिर कीरत सिंह। ठीक है, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? कितने बच्चे को मालूम है बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? बोधा सिंह के पिताजी का नाम था क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह। ठीक है, बोधा सिंह के पिता क्या नाम था? बोधा सिंह के पिताजी का नाम था हजारा सिंह। ठीक है, अब देखना 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, हम सभी आज के वीडियो में 45 या फिर 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, देखते हैं कब तक वीडियो चलता है। क्वेश्चन है 30 नंबर में निम्नलिखित में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? जयप्रकाश नारायण को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को या फिर भगत सिंह को या फिर नामवर सिंह को। ठीक है, कितने बच्चे को मालूम है निम्नलिखित में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, निम्नलिखित में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? ठीक है, 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, आप सभी को ये सारे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं, आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? परिवेश सम्मान ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 31 नंबर में मल्यच के माताजी का क्या नाम था? ठीक है, मल्यच के माताजी का क्या नाम था? प्रभावती देवी, सविता देवी, किरण देवी या फिर पार्वती देवी। ठीक है, मल्यच के माताजी का क्या नाम था? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रभावती देवी। ठीक है, मल्यच के माताजी का क्या नाम था? मल्यच के माताजी का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट के माताजी का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट जी के माताजी का नाम पार्वती देवी और मल्यच के माताजी का नाम प्रभावती देवी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 32 नंबर में दरियाई घोड़ा किनकी कृति है? ठीक है, दरियाई घोड़ा किनकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह की, बालकृष्ण भट्ट की, नामवर सिंह की या फिर उदय प्रकाश की। ठीक है, दरियाई घोड़ा किनकी कृति है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, दरियाई घोड़ा किनकी कृति है? ठीक है, 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश की। ठीक है, दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कृति है। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद होगी आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन क्या है 33 नंबर में। ठीक है, प्यास बहुत ज्यादा लगता है हमको। ठीक है, क्वेश्चन 33 नंबर में उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन को समझो। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 1950 को, 1951 को, 1952 को या फिर 1954 को। ठीक है, कितने बच्चे को मालूम है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 33 नंबर में उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1952 को। ठीक है, उदय प्रकाश का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 34 नंबर में कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कलीराम हेडमास्टर ठीक है किस पठित पाठ का पात्र है? रोज जूठन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जूठन। ठीक है, जूठन शीर्षक पाठ की एक पात्र है कलीराम बाबू। ठीक है, जो माया शीर्षक पाठ की पात्र है वही हेडमास्टर भी जूठन शीर्षक पाठ की पात्र है। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 35 नंबर में। ठीक है,
क्वेश्चन है पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन है पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है। सुना, खुशहाल, आनंदित या फिर सुखमय। ठीक है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है। कितने बच्चे को मालूम है? 35 का राइट आंसर, 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में सुना। ठीक है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन सुना हो गया है। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 36 नंबर में। क्वेश्चन है नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है। ठीक है, नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? बकलम खुद, मशक या फिर का कुत्ता या फिर जंगल और भेड़िया। ठीक है, क्वेश्चन है नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन में राइट आंसर है बकलम खुद। ठीक है, देखो आपसी को थोड़ा सा डाउट होगा यहाँ पर होना चाहिए बालकृष्ण भट्ट के ललित निबंध का क्या नाम है। ठीक है, लेकिन नहीं, वो भी क्वेश्चन किसका राइट आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट के ललित निबंध का क्या नाम है? बातचीत है। ठीक है, और ये बोल रहे थे 36 नंबर भी वही क्वेश्चन है, नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है। ठीक है, बस यहाँ पर सिर्फ राइटर का नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नामवर सिंह है, वहाँ पर बालकृष्ण भट्ट होगा। ठीक है, समझ गया आप सभी। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम है बकलम खुद। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 37 नंबर में। क्वेश्चन है 37 नंबर में, ज्ञानेंद्र के माता जी का क्या नाम है। ठीक है, क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र की माता जी का क्या नाम है। ठीक है, आप सभी को मालूम है ज्ञानेंद्र की माता जी का क्या नाम है, माता पिता का क्या नाम है? पर सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। दूसरा ऑप्शन है पद्मावती देवी एवं शंकर शाह, और तीसरा ऑप्शन निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी। चौथा ऑप्शन में कलावती एवं हरदेव साय। ठीक है, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90% बच्चे को मालूम नहीं होगा। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं 90% बच्चे को मालूम नहीं होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ज्ञानेंद्र के माता पिता का क्या नाम है? ज्ञानेंद्र के माता पिता का नाम है सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 38 नंबर में। एक मिनट, क्वेश्चन है रघुवीर साय के पिता क्या थे। रघुवीर साय के पिता क्या थे? जैसे आप सभी के पिता किसान होंगे, आप सभी के पिता डॉक्टर होंगे, कितने बच्चे के पिता फार्मर होंगे, कितने बच्चे के पिता कोई किराना सामान बेचते होंगे, मतलब कोई बनिया होंगे, कोई हलवाई होंगे, कोई कुछ, सबका अलग अलग बिजनेस है। ठीक है, रघुवीर साय के पिताजी क्या थे? ठीक है, रघुवीर साय के पिताजी क्या थे? रघुवीर साय के पिताजी शिक्षक थे। ठीक है, जैसे मैं शिक्षक हूँ, आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार रघुवीर साय के पिताजी एक प्रकार के शिक्षक थे। ठीक है, अब देखा 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, लोकनायक किसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया, लोकनायक किसे कहा जाता है? नामवर सिंह को, बालकृष्ण भट्ट को, जयप्रकाश नारायण को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। याद हो आप सभी को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 40 नंबर में। क्वेश्चन है गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है? चंचल, शांत, ठंडा या फिर गर्म। ठीक है, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए चंचल। ठीक है, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन 41 नंबर में, सूरदास का जन्म कब हुआ था। ठीक है, सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहां तक आप सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हो, सारे क्वेश्चन 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं आप सभी को। ठीक है, मैं दावा ठोक के बोल सकता हूं। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 41 नंबर में, सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1978 को, 1987 को, 1995 को, 1907 को। ठीक है, कितने बच्चों को मालूम है सूरदास का जन्म कब हुआ था? 41 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में 1978 को। ठीक है, सूरदास का जन्म 1978 ईस्वी में हुआ था। याद हुआ, सूरदास का जन्म 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 42 नंबर में, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। ठीक है, क्वेश्चन है साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर नामवर सिंह। ठीक है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? कितने बच्चे को मालूम है? 42 का राइट आंसर, 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी सूरदास। ठीक है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार है सूरदास हो जाएगा। ठीक है, जैसे बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक उसी प्रकार साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 43 नंबर में, तुलसीदास का निधन कब हुआ था। ठीक है, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? 1621, दूसरा ऑप्शन है 1627, तीसरा ऑप्शन है 1627, चौथा ऑप्शन है 1645। ठीक है, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? जन्म नहीं बोल रहा है, निधन बोल रहा है। ठीक है, तुलसीदास का निधन हुआ था 1623 में। ठीक है, तुलसीदास का निधन हुआ था 1623 में। ठीक है, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तुलसीदास का निधन 1627 में हुआ था। ठीक है, अब देखना 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है, तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, समय माता का नाम पूछ रहा था, इसमें पूछा तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम है। ठीक है, चलो बता देते हैं, तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था? कलावती देवी, प्रभावती देवी, कमला देवी या फिर रत्नावली देवी। ठीक है, रत्नावली। ठीक है, तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास के पत्नी का नाम था रत्नावली देवी। ठीक है, तुलसीदास के पत्नी जी का क्या नाम था? तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, या फिर आपसी को देवी नहीं भी हो सकता है, देवी हो भी सकता है, देवी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आपसी को रत्नावली में टिक मार देना है, बस आपसी को एक नंबर क्लियर। ठीक है, अब देखना इसको सबसे नीचे में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 45 नंबर में, दोहावली के रचनाकार कौन है। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन लग रहा है क्या, तो देखते हैं। हाँ, सबसे लास्ट क्वेश्चन है
चलो 45 क्वेश्चन के रहने दो, ठीक है। क्वेश्चन है 45 नंबर में, दोहावली के रचनाकार कौन है, ठीक है। सूरदास, ज्ञानेंद्र पति या फिर तुलसीदास। क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, दोहावली के रचनाकार तुलसीदास है, ठीक है। दोहावली के रचनाकार कौन है, दोहावली के रचनाकार तुलसीदास, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया है। अब यहां तक आप सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हो, सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है 2009 से लेकर 2024 तक में जितने बार क्वेश्चन पूछे गए वो सारे प्रश्न आप सभी को इस वीडियो में बता दिया गया, ठीक है। आई नो कि आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया होगा। अगर आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक मिले, आप सभी जम के तैयारी करो, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है।